जय हिंद दोस्तों। यदि आप यूपीटीपीएससी की तरफ से आने वाले किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीटीपीएससी की तरफ से आने वाले सभी वैकेंसी में उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 सवाल पूछे जाते हैं और इसका लेवल भी हाई रहता है। इस समय यूपीटीपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल आया है, आपने उसमें देखा होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश स्पेशल से मैप के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप यदि मैप को अच्छे तरीके से याद किए होंगे तो आपके ज़्यादातर सवाल सही हो सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि किसी भी किताब में या किसी भी बैच में या फिर किसी भी नोट्स में आपने नहीं देखा होगा। आज से मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत जितने भी क्लास हैं मैं उपलब्ध कराऊंगा और उसके साथ साथ मैथ के माध्यम से सारा क्लास होगा। और इस जब आपका मैथ समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक शुरू होगा जिला दर्शन, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके विषय में विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से एक भी सवाल न छूटे। उसके लिए आपको सबसे पहले आज जो वीडियो आ रहा है इसको देखना होगा। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आता है, आज की जानकारी आपको समझ में आती है, आज का जो बताने का तरीका है वो आपको समझ में आता है तो आप आगे के वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर बताने का तरीका नहीं समझ में आता है तो आप यहीं से हमारे YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप यह जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आज की जो क्लास है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। आज जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का पहला क्लास है इसमें मैं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन के विषय में बात करूंगा और यह जो टॉपिक है इस टॉपिक से इस समय जितने भी एग्जाम होते हैं उत्तर यूपीटीपीएससी के अंतर्गत सभी में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। यहां तक कि जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यहां से भी बहुत सवाल आपने देखा होगा। आपने सैकड़ों सवाल देखे होंगे इस टॉपिक से, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा जिससे आपका एक भी सवाल गलत ना हो। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाने जा रहा हूं तो हमको ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या था, बाद में इसका नाम क्या हुआ और प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या रखा गया है। तो मैं नाम से ही शुरू करना चाहता हूं। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी करते हैं। सबसे पहले आता है एक समय 1836 का। 1836 का एक समय आता है जब उत्तर प्रदेश का जो नाम था यह आपका उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर प्रदेश का 1836 में क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद आता है एक समय 1877 का। क्या आता है? 1877। 1877 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1836 में जो नाम है उसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, सिर्फ अवध और जोड़ा गया है, बाकी वही नाम है। तो आपको दिनांक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिनांक बार बार पूछा जाता है और जो नाम है उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन किया गया है, आप वो देखेंगे। उसके बाद एक नाम और होता है जब आता है आपका 1902। 1902 में उत्तर प्रदेश का जो नाम होता है आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। क्या होता है? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। उसके बाद आता है 1937। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल संयुक्त प्रांत। उसके बाद आता है 24 जनवरी 1950। कब क्या आता है? 24 जनवरी 1950। ये जो 24 जनवरी 1950 है इसी दिन आपका उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश नाम। और ये जो आपका 24 जनवरी है, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपने बहुत एग्जाम देखे होंगे जिसमें यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। उसके साथ साथ जो आपका 24 जनवरी है इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और सवाल यह भी पूछा जाता है कि जो आपका 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई। अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए तो आप बताएंगे कब से शुरुआत हुई?
2018 से। उत्तर प्रदेश जो आपका स्थापना दिवस है इसकी मनाने की शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 2018 से। अगर हम इसको एक बार दोबारा देखें तो आपको सबसे पहले याद करना है दिनांक। अगर हम दिनांक की बात करें तो सबसे पहले आता है 1836, 1877, 1902, 1937। 36, 77, 237, बस आपको यही याद रखना है। 36, 77, 237, क्या याद रखना है? 36, 77, 237, 36, 77, 237, 36, 77, 237। और इसमें नाम क्या था? सबसे पहले आपका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और ऐड किया गया, बाद में आप नाम हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत एवं अवध। उसके बाद आपका नाम हुआ आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, उसके बाद नाम हुआ केवल संयुक्त प्रांत, और उसके बाद नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। बस आपको यही याद रखना है। यहीं से आपने देखा होगा बार बार प्रत्येक एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है और बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं। बस आप इसको आज याद रख लीजिएगा, आज के बाद इसको गलत ना कीजिएगा। अभी आपका शाम में एक क्विज भी होगा, उसमें इस वीडियो से सारे सवाल रहेंगे, जिससे आपको एक बार रिकॉल वहां पर भी हो जाए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आपका आता है राजधानी का समय। राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजधानी बहुत बार परिवर्तित किया गया है और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानी की बात करें तो सबसे पहले आपका जो राजधानी था 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज किया गया, 1920 में आपका लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से किया गया था, पूर्ण रूप से नहीं किया गया था, और 1935 में लखनऊ हुआ, और लखनऊ आज तक लखनऊ ही है, और 1935 में जो हुआ था ये पूर्णता हुआ था। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आता तो वैसे भी याद कर सकते हैं, बस आपको याद करने से मतलब होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको याद होने से मतलब है। सबसे पहले अगर आपको दिनांक याद रखना है, क्योंकि दिनांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले याद कीजिएगा 1836, 58, 20, 35, बस आपको यही याद रखना है। 36, 58, 20, 35, 36, 58, 20, 35 क्या याद रखना है? 1836, 1858, 1920, 1935, बस आप 3 बार यही दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1920 में लखनऊ लेकिन आंशिक रूप से, 1935 में लखनऊ पूर्णता। और इसके लिए ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा, आगरा गया, प्रयाग आया, लखनऊ ठहर गया। अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले आगरा था, लेकिन आगरा राजधानी परिवर्तित की गई, तब क्या आया? प्रयाग। प्रयाग को भी परिवर्तित किया गया, उसके बाद क्या है? लखनऊ, और लखनऊ अभी तक स्थिर है। इसीलिए ट्रिक यही है कि आगरा गया, प्रयाग आया, लखनऊ ठहर गया। बस आपको यही याद रखना है। यही आपके 3 नाम है जो कि राजधानी के रूप में है, और उसके बाद आपको याद रखना है 36, 58, 20, 35, बस यही 1836, 58, 20, 35 ये राजधानी जो परिवर्तित किए गए हैं। बस आपको यही उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रखनी है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको बार बार गलत करके आते हैं। अब शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, यह भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950। क्या बताएंगे? 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, पुनः इसको गठित कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956। क्या बताएंगे? 1 नवंबर 1956। और अगर आपसे पूछा जाए राज्य का विभाजन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2000। और क्या हुआ था 9 नवंबर 2000 को? तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले हैं, इनको काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2000 में। दिनांक क्या है? 9 नवंबर 2000 में। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जितने भी सवाल हैं, जितने भी टॉपिक है, सबकी मैं ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको बेहतर अच्छे तरीके से याद हो जाए। ट्रिक क्या है? इसको याद करने का, ये जो पूरी 3 लाइन है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? 50 में बना, 56 में सजा, 2000 में बटा। ये इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको देखें 50 में बना, तो आप इसको देखें, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन क्या हुआ, या गठन क्या हुआ या बना, तो दोनों एक चीज होती है। अगर आप देखें 50 में बना, तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य कब गठित किया गया था, तो 24 जनवरी 1950। तो वही कह रहा है कि इसमें 50 में बना,
56 में सजा, सजा क्या क्या मतलब होता है कि पुनर्गठित किया गया। अब इसमें देखिए राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में, तो वही इसमें बात कही गई है। और बटा कब, 2000 में। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था जिसमें 13 जिले काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, वो कब हुआ था, 2000 में। बस आपको यही याद रखना है, 50 में बना, 56 में सजा, 2000 में बटा, बस यही 3 चीज याद रखनी है। ये तीनों सवाल आपको याद हो गए। और इस वीडियो में जो भी जानकारी दे रहा हूं ना, सब एक एक सवाल है, एक एक सवाल आपको याद करा रहा हूं। बस आप याद इस वीडियो को लास्ट तक बस ऐसे देखते चले जाइएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप इसको देखिए, 50 में बना, 56 में सजा, 2000 में बटा। और वही आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956। उसके बाद राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000। वही क्या है, 50 में बना, 56 में सजा, 2000 में बटा। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना, आपको सब याद हो गया। आगे बात करते हैं। ये एक सवाल यह भी बहुत बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको भी याद कर सकते हैं कि प्रथम राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था। क्या प्रथम राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी। क्या था, 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी। यह क्या था, प्रथम राजकीय भाषा थी। क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राजकीय भाषा कब घोषित की गई और क्या थी, तो आप बताएंगे अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी घोषित की गई थी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में क्या था, अनिवार्य। क्या आपसे पूछा जाता है कि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1968 में। कब की गई थी, 26 जनवरी 1968 में। उसके बाद तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, द्वितीय राजकीय भाषा कब की गई थी, और इसमें द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की, यह भी सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो आप बताएंगे उर्दू। कब घोषित की गई थी, 1989 की। पहली राजकीय भाषा कब की गई थी, 47 में। क्या थी, हिंदी। आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कितनी है, तो आप बताएंगे 2। और आपसे पूछा जाए कौन कौन सी है, तब आप बताएंगे हिंदी और उर्दू। क्या है, हिंदी और उर्दू। कब घोषित की गई थी, तो हिंदी 1947 में, उर्दू कब की गई थी, 1989 में। आप इसको भी याद रखिएगा। सभी कार्यालयों के लिए हिंदी अनिवार्य कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1968। एक बार हम जितना भी पढ़े इसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि उत्तर प्रदेश जो आपका है इसका पुराना नाम क्या था। पुराने नाम से हमने शुरुआत की, और सबसे पहले पुराना नाम आता है तो हमारा दिमाग जाता है 1836 में। 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था ये उत्तर पश्चिम प्रांत था। उसके बाद आता है 1877, जहां पे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध हुआ। उसके बाद 1902 आता है, जहां पे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ। उसके बाद 1937 आता है, जिसमें केवल संयुक्त प्रांत हुआ। उसके बाद आता है समय 24 जनवरी 1950 का, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और ये जो 24 जनवरी 1950 है ना, इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो आपका 24 जनवरी है ना, 24 जनवरी, इसी दिन क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। और 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 2018 से। कब से हुआ, 2018 से। हमने इसके बाद देखा था राजधानी। राजधानी क्या थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आगरा गया, प्रयाग आया, लखनऊ ठहर गया। आगरा गया, कब गया, 1836 में क्या था, आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा। उसके बाद 1858 में क्या हुआ, प्रयागराज। 1920 में क्या हुआ, लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से। 1935 में क्या हुआ, लखनऊ लेकिन पूर्ण था। ठीक है, आप यहां तक इस बात को समझे होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, 50 में, 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 में। और विभाजन जो हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 55 में बना, 56 में सजा, 2000 में बटा। क्या बताई थी, 55 में बना, 56 में सजा, 2000 में बटा। इसके बाद आपका आता है प्रथम
राजकीय भाषा कब घोषित की गई थी और क्या थी? तो अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी थी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य तो 26 जनवरी 1968 में। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू। कब घोषित की गई थी? 1989 में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रतीक हैं, जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, पुष्प, खेल, इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं। और इस सब से जो इस समय सवाल पूछा जा रहा है, इसका लेवल थोड़ा सा अलग हो गया है। अब ये नहीं पूछा जाता कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश की, या राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है या पशु है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके विषय में थोड़ी डिटेल जानकारी इस समय पूछी जाती है, तो आपको यह भी याद रखना है। इसके बाद मैं आपको एक डिटेल जानकारी दूंगा, आपको वो भी याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद हम डिटेल की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी किसी भी एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप बताएंगे बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जिसे हम कौच भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसु। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। और इसको कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। अभी इसके विषय में डिटेल बताऊंगा, आप उसको सुनेंगे तो आपको और बेहतर जानकारी होगी। आप इसको याद कर लीजिए एक बार। अगर आपसे पूछा जाए राजकीय पशु क्या है, तो आप बताएंगे बारहसिंघा। किसका राजकीय पशु पूछा है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ये आपका क्या है? राजकीय चिन्ह है। आप इसको यहां तक समझेंगे। अब हम इसके विषय में डिटेल से थोड़ा चलते हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश यूपीटीपीएससी के अंतर्गत जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं, उसमें यहां से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर के सवाल पूछा जा रहा है। तो हम थोड़ा डिटेल की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको और बेहतर जानकारी हो और आपके सवाल न गलत हो। थोड़ा सा डिटेल में हम इसको बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाता है? राजकीय पक्षी। क्या पूछा जाता है? राजकीय पक्षी। सबसे पहले राजकीय पक्षी पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया अभी? राजकीय पक्षी क्या है? सारस। क्या है? सारस। और उसके साथ साथ कुछ लोग इसको क्रेन भी कहीं कहीं पे मिलता है, कहीं कहीं पे कोंच भी मिलता है। तो आप इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। दोनों नाम कहीं भी मिले आप इसको सही करके आइएगा। अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? ग्रूस एंटीगोन। क्या है? ग्रूस एंटीगोन। कहीं कहीं पे इसकी स्पेलिंग आपको थोड़ी सी अलग मिल सकती है, लेकिन आप परेशान न होइएगा, प्रोनाउंसिएशन इसी तरह ही किया जाएगा, ग्रूस एंटीगोन। अगर आपसे पूछा जाए जो राजकीय पक्षी है सारस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे ग्रूस एंटीगोन। और इस जो पक्षी है, इसकी एक खास बात भी होती है। खास बात यह है कि ये हमेशा कपल के रूप में रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं। एक ही जोड़ा इनका फिक्स होता है, उसी के साथ हमेशा रहते हैं। कहीं पे जाएंगे तब भी उसी के साथ, कहीं पे रहेंगे तब भी उसी के साथ, खाएंगे तब भी उसी के साथ, बैठेंगे तब भी उसी के साथ। तो इनका एक फिक्स होता है कि जोड़े में हमेशा रहते हैं। और उसके साथ साथ आपसे पूछा क्या जा रहा है? इस समय आपसे पूछा जा रहा है कि राजकीय जो पक्षी है उत्तर प्रदेश का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे ग्रूस एंटीगोन। क्या वैज्ञानिक नाम है? ग्रूस एंटीगोन। इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा। उसके साथ साथ अगर हम इसके विषय में थोड़ी जानकारी दें, तो इसे भारत का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है। जो आपका सारस है, सारस को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सारस को कहा जाता है। सारस अपने लंबे पैर, आप यहां पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसके लंबे पैर है, लंबी सिर, और उसके बाद जो लाल सिर है यहाँ पे गर्दन के पास, इसके लिए, और उसके साथ साथ अपने गर्दन के लिए फेमस है। ये अपनी गर्दन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? लंबे पैर, लाल आपका चोंच और लंबी गर्दन के लिए यह जाना जाता है। उसके साथ साथ सारस जोड़े की निष्ठा का प्रतीक होता है। नर और मादा एक साथ जोड़े में रहते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो आप इसको समझे होंगे कि जो आपका राजकीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रूस एंटीगोन नाम है। और यह आपका एक
प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक होता है, आप ये कह सकते हैं जोड़े की निष्ठा का प्रतीक होता है, हमेशा साथ में रहते हैं। और यह जो होता है सारस, इसे भारत में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। आगे अगर हम बात करें राजकीय वृक्ष के विषय में, क्या है राजकीय वृक्ष, क्या है अशोक, मैंने आपको अभी बताया। लेकिन यहां से सवाल पूछे नहीं जाते हैं, आप याद रखिएगा अशोक है राजकीय वृक्ष, लेकिन आपसे पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या पूछा जाता है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोका होता है। क्या होता है? सराका अशोका। और या फिर बहुत स्थान पे इसको सराका इंडिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सराका इंडिका, सराका अशोका, कुछ भी कहा जाए, आप याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम इसका किसका? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है अशोक, इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोका या सराका इंडिया। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। स्थानीय नाम क्या है? सीता अशोक। बहुत एग्जाम में यह भी पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? तो ऑप्शन में ना अशोक मिलेगा ना सराका इंडिया मिलेगा, ऑप्शन में देगा सीता अशोका। तो अगर आपको ऑप्शन में सीता अशोका मिले तब भी आप इसको क्लिक करके आइएगा। कुछ भी मिले, चाहे अशोक मिले, चाहे सराका अशोका मिले, चाहे सराका इंडिका मिले, चाहे सीता अशोक मिले, कुछ भी मिले, आप सही करके आइएगा। यह जो वृक्ष होता है ये अशोक वृक्ष को शांति, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है राजकीय पुष्प। क्या आता है? राजकीय पुष्प। क्या है राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का? पलाश, जिसे हम टेसू भी कहते हैं। आप यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यह जो पेड़ होता है ना, जब इसमें फूल आने लगते हैं तो ये पूरा पेड़ इसी रंग का हो जाता है, इसी रंग का हो जाता है। तो इसको देखने में ऐसा लगता है जैसे आग जल रही है। इसीलिए इसको एक नाम भी दिया गया है, जंगल की आग, फॉरेस्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसको कहा जाता है। इस पेड़ को जो होता है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, फॉरेस्ट ऑफ द फ्लेम, जिसको हम जंगल की आग कहते हैं। क्योंकि जब इसमें फूल आने लगते हैं तो पूरे पेड़ में फूल आ जाता है, पत्ती इसकी जो होती है उसमें उसी में छुप जाती है, तो ये एक अलग तरह का दिखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है जंगल की आग। और ये जो आपका जंगल की आग है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पलाश को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये बता देंगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं जंगल की आग। अगर आपसे पूछा जाए पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप ये भी बताइएगा, ये भी याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है? व्यूटीमा मोनोस्पर्मा। क्या नाम है वैज्ञानिक? ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा। अगर आपसे पूछा जाए पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे व्यूटीमा मोनोस्पर्मा। अगर आपसे पूछा जाए पलाश का और क्या नाम है, तो आप बताएंगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, ढाक, छूल, पलसा, टेसू, केसू, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। और इसमें से एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। पलाश का फूल यूपी में धर्म का महत्व रखता है। यह चमकीला नारंगी रंग का फूल है जो वसंत ऋतु में खिलता है, आप ये भी याद रखेंगे। आगे बात करें राजकीय प्रतीक के विषय में। राजकीय प्रतीक अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और इस राजकीय चिन्ह में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मछली है, उसके बाद एक तीर और धनुष है, 2 नदी की धारा है, और इसका सबका अलग अलग मतलब होता है। सबसे पहले हम इसके मतलब को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। और आप देखें यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन में तो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह है ये कब स्वीकृत किया गया है, तो आप बताएंगे 1938 को। कब? 1938 में स्वीकृत किया गया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मछली है। क्या है? 2 मछली है। और मछली किसका प्रतीक होता है? अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक था। क्या? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक था। उसके बाद अगर आप देखें तीर धनुष है,
तीर धनुष है और ये किसका प्रतीक है? भगवान श्री राम का प्रतीक होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे धाराएं हैं, 3 धाराएं आती हैं। ये गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। क्या है? गंगा यमुना के बहाव और संगम का प्रतीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये भी याद करके चलिएगा। अगर हम इसके विषय में बात करें, अगर आपसे पूछा जाए प्रतीक को कब स्वीकृत किया गया है, तो आप बताएंगे 1938 में। कब स्वीकृत किया गया है? 1938 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा, आप इसको याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक मुहर होती है। यह प्रतीक 1916 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा युवा अवध के लिए डिजाइन किया गया था और 1938 में इसको स्वीकृत मिली थी। आप इसको पूरा याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। कब? 1938 में। 2 मछली हैं, इसमें क्या है? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक होता है तीर धनुष, भगवान श्री राम का प्रतीक है। 3 लहरें जो हैं, तरंगे जो है, ये किसका प्रतीक है? गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। उसके बाद आपका आता है राजकीय मछली। क्या आता है? राजकीय मछली। राजकीय जो मछली है, इसको राजकीय मछली क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? चितला या चीतल। क्या है? चितला या चीतल। अगर अन्य नाम की बात करें तो चाकू मछली। आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो चाकू की तरह लग रहा होगा, इसलिए इसको चाकू मछली कहा जाता है, या पंखदार मछली भी कहा जाता है, या चांदी के रंग की होती है और दिखने में तेज धार वाली चाकू जैसी लगती है, इसीलिए इसको चाकू मछली या पंखदार मछली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि राजकीय मछली क्या उत्तर प्रदेश का? तो आप बताएंगे चितला या चित्तल। आगे बात करें, यह गंगा यमुना और गोमती जैसी नदियों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आपको मैंने अभी बताया था कि बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। यह भारत में पाए जाने वाले हिरण की सबसे बड़ी प्रजाति है। जो बारहसिंगा है, यह भारत में पाए जाने वाले जो हिरण होते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रजाति है। यह शाकाहारी होता है। निवास स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हुआ या हस्तिनापुर अभ्यारण्य हुआ। यहाँ पर क्या पाया जाता है? बारहसिंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में क्या है? राजकीय पशु है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संरचना। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के विषय में बात करें तो जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। क्या है? एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। यहां से भी बहुत सवाल पूछे गए। अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो आप बताएंगे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। आपको याद रखना है कि इसमें अलीगढ़ नहीं है, इसमें मथुरा नहीं है, इसमें हाथरस नहीं है, इसमें सहारनपुर नहीं है। सवाल इसी तरह पूछा जाता है, आपको दे देगा, सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एनसीआर में शामिल नहीं है और आपके ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है कि शामिल कौन सा है, शामिल कौन सा नहीं है। अगर हम इस 8 जिले के विषय में बात करें जो एनसीआर में शामिल है, मैप के माध्यम से अगर हम इसको देखें तो आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आपका दिल्ली है और दिल्ली के अंतर्गत आप देखिए ये आपका शामली है और ये आपका मुजफ्फरनगर है, ये आपका बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 जिले एकदम बिल्कुल सटे हुए, उसके बगल के 4 जिले, बस यही आपको याद रखना है, यही एनसीआर में शामिल है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है, कौन कौन से हैं? ये आपका मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और उसके साथ साथ सवाल यह भी पूछा जाता है कि एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन से हैं? तो आपका मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। सबसे पहले इसको मैप के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी देखते हैं। मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका उत्तर प्रदेश का प्यारा सा मैप है और इसमें अगर हम पश्चिम की तरफ आए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे शामली, ये आपका एनसीआर में शामिल है। मुजफ्फरनगर ये आपका एनसीआर में शामिल है। बागपत ये आपका एनसीआर में शामिल है। मेरठ ये आपका एनसीआर में शामिल है। गाजियाबाद एनसीआर में है। हापुड़ एनसीआर में है। गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में है और उसके बाद बुलंदशहर एनसीआर में है। आपको ये याद रखना है कि बुलंदशहर और गौतम बुद्ध के नीचे के जो आपके जिले आते हैं वो एनसीआर में शामिल नहीं है।
कौन कौन से? एक आपका अलीगढ़, एक आपका मथुरा, एक आपका हाथरस, ये एनसीआर में शामिल नहीं है। ये एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है, शामिल नहीं है, प्रस्तावित है। कौन कौन से जिले एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है? तो एक आपका अलीगढ़, एक आपका मथुरा, एक आपका हाथरस, एक आपका सहारनपुर। आप इसको देखेंगे तो 3 जिले नीचे के हैं जो कि शामिल होने के लिए प्रस्तावित है, एक जिला आपका ऊपर है। सहारनपुर जो आपका है सबसे ऊपर है, ये एनसीआर में प्रस्तावित होने के लिए शामिल है। उसके बाद आपका मथुरा आता है जो कि प्रस्तावित है, उसके बाद आपका अलीगढ़ आता है, उसके बाद आपका हाथरस आता है। ये 4 जिले जो है वो एनसीआर में अभी शामिल नहीं हुए हैं, ये प्रस्तावित है। ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे समझेंगे एक बार उसको भी देख लेते हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है, एनसीआर में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसकी ट्रिक क्या है? गा गा मेरठ बुला, गा गा के मेरठ को बुलाओ। इसका मतलब यह है गा गा मेरठ बुला, बाग में हापुड़ मिला और मुजफ्फर आया शाम को। बस यही आपको याद रखना है। गा मतलब गाजियाबाद, गा मतलब गौतम बुद्ध नगर, मेरठ मतलब सबको पता है मेरठ, बुला मतलब बुलंदशहर, बाग मतलब बागपत, हापुड़ मतलब हापुड़, मुजफ्फर मतलब मुजफ्फरनगर, शाम मतलब शामली। ये जो आपके ज़िले हैं 8, ये आपके क्या है? एनसीआर में शामिल होने वाले ज़िले हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश के वो ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, तो आप बताएंगे 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। क्या है? एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले एनसीआर में शामिल है? तो आप बताएंगे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। कौन से शामिल नहीं है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कौन से शामिल नहीं है। मैप के माध्यम से इसको देखिए, आप देखिए यहाँ पे शामली है जो शामिल है, मुजफ्फरनगर है जो शामिल है, बागपत है शामिल है, मेरठ है, उसके बाद गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर ये शामिल है। कौन कौन से शामिल नहीं है? एक आपका सबसे ऊपर है सहारनपुर, ये शामिल नहीं है। उसके बाद आपका मथुरा है, ये शामिल नहीं है। अलीगढ़ है, ये शामिल नहीं है। उसके बाद हाथरस है, शामिल नहीं है। ये आपके 4 जिले हैं जो शामिल नहीं है। आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जैसे आपका एनसीआर है, इसी की तर्ज पर आपका बनाया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पे आपका बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं एससीआर। और यहाँ से भी इस समय बहुत सवाल पूछा जा रहा है। क्या है? एससीआर। जैसे आपका एनसीआर था उसी तर्ज पे आपका एससीआर बना है। क्या बना है? एससीआर बना है। और यहाँ से भी सवाल पूछ जाते हैं। एससीआर में लखनऊ सहित कुल 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल है। एससीआर की बात करें, एससीआर जो आपका है ये इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसमें 6 जिले शामिल है। कौन कौन से? एक आपका लखनऊ, एक आपका हरदोई, एक आपका सीतापुर, एक आपका बाराबंकी, एक आपका उन्नाव, एक आपका रायबरेली। इसको मैप के माध्यम से हम देखते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका लखनऊ है और लखनऊ जो आपका राज्य एससीआर है, एससीआर इसमें अगर शामिल होने वाले जिले की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पे आपका लखनऊ है और क्या शामिल है? एक आपका बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है और लखनऊ खुद है। इतने जिले क्या है? एससीआर में शामिल है। क्या है? एससीआर में शामिल है। तो आप इसको अच्छे से समझे होंगे। एससीआर जो है इसमें लखनऊ भी है, हरदोई भी है, सीतापुर भी है, बाराबंकी है, उन्नाव है, रायबरेली भी है। ये 6 जिले हैं जो एससीआर में शामिल है। जो आपका एनसीआर है इसी की तर्ज पे एससीआर बना है। और एससीआर के विषय में थोड़ा सा और जानकारी ले तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये आपका 27,826 वर्ग किलोमीटर है। एससीआर का कुल क्षेत्रफल क्या है? 27,826। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी बनाया गया है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता वाले एससीआर के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। यह आपका पूरा एससीआर के विषय में जानकारी है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। कल का जो वीडियो आएगा इसमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक संरचना है उसके विषय में बात होगी। भौगोलिक संरचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
कल का जो पूरा क्लास होगा वो मैप के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक संरचना है यहाँ से भी सवाल पूछ जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा जिला जो है ये नेपाल से सीमा साझा करता है, कौन सा जिला बिहार से सीमा साझा करता है, सहारनपुर जो आपका है वहाँ से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, या फिर सोनभद्र से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ से इस तरह के जो सवाल होते हैं इसके विषय में हम कल बात करेंगे। कल का जो वीडियो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आप सभी का धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो की पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, जहां पे आपको यहाँ का पूरा वीडियो मिल जाएगा, पूरा PDF मिल जाएगा। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। पहला सवाल यह है कि जो आपका SCR है इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, आपको उसका नाम लिखना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। दूसरा सवाल आपका है NCR में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यह तीसरा सवाल हुआ। उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो 1902 में क्या था, यह आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में क्या थी, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। या मैंने आपको कुछ सवाल पूछा है जिसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कुछ भी डाउट, कुछ भी सवाल, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।